गुड मॉर्निंग। सो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। राइट, चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके हो क्या आप? 9th-10th में सबने पढ़ा है या कोई ऐसा जिसने नहीं पढ़ा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, एपी पढ़ा है सबने? हाँ, तो एपी इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। हम इस चैप्टर में एपी भी पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, मान लो अगर आपको कुछ नंबर्स देके रखे हुए कुछ इस तरीके से। सपोज एक नंबर दे के रखा हुआ है 3, एक नंबर देके रखा हुआ है 5, एक नंबर देके रखा हुआ है 8, एक नंबर देके रखा हुआ है 12, 17 एंड कुछ इस टाइप के अगर नंबर आपको देके रखे हो, ठीक है। तो ये क्या देके रखा हुआ है? ये देके रखा हुआ है एक सीक्वेंस। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे पास है। क्या है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे पास, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे पास है। और अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर्स में कुछ नंबर्स हमको प्रोवाइड किए हुए हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक सीक्वेंस बोलेंगे। नॉट ओनली नंबर्स, इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है। मान लो स्टूडेंट्स के नेम भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर कंपलसरी ये होना है यहाँ पे कि एक ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे टर्म्स, यहाँ पे नंबर्स गिवन है तो हम इनको क्या बोल देते हैं कि भाई ये जो है ये पहले नंबर पे है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं चलो ये टर्म 1 है। ये क्या हो गया? टर्म 1 है। ये क्या हो गया? ये टर्म 2 है। ये क्या है? ये टर्म 3 है। अगर मैं पूछूंगा यार कि T5 मुझे बताओ कि T5 क्या होगा, तो आप बोल दोगे कि T5 सर इस केस में 17 होगा। और एक पर्टिकुलर नेचर भी ये फॉलो कर रहा है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ऐसा करो मुझे T6 बता दो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगा इस केस? T6 बता सकते हो इस केस में क्या होगा? राइट, इस केस में क्या होगा? T6 होगा 23। अब ये बस थोड़ा आपका ऑब्जर्वेशन था कि भाई जो पहला था वो 3 था, फिर दूसरा जो था, दूसरे में अगर आपने +2 ऐड किया तो आपके पास 5 आ गया, फिर 5 में आपने +3 ऐड किया तो आपके पास 8 आ गया, 8 में आपने +4 ऐड किया तो आपके पास 12 आ गया, 12 में अगर आपने +4 ऐड किया, सॉरी +5 ऐड किया तो आपके पास 17 आ गया। 17 में अब डेफिनेटली एक नेचर फॉलो कर रहे हैं, तो +6 करोगे तो 23 आ जाएगा। नेक्स्ट निकालना है तो +7 करोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया जो एक पर्टिकुलर नेचर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्या नेचर है? कि हर एक नेक्स्ट टर्म जो आप निकाल रहे हो वो इस टर्म के जिस टर्म पे आप हो उसमें एक नंबर ऐड करना है, आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। और ये जो नंबर ऐड करना है ये भी एक पर्टिकुलर नेचर में जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको सीक्वेंस का मतलब क्लियर हो गया हो। स्टूडेंट्स के नेम भी तो सीक्वेंस में हो सकते हैं बेटा, राइट। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ बैच, रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 30 अगर मैं अरेंज करूँ सबके नाम लिख दूं तो दैट इज ऑल्सो सीक्वेंस, ठीक है। एक ऑर्डर अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं, सीक्वेंस में फर्क हमको नहीं पड़ता क्योंकि उस चीज में हमको कोई जाना नहीं है, बिकॉज हम तो यहाँ नंबर्स के साथ ही ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। तो बस एक पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन हो जिसमें मुझे पता चल जाए कि मैं अगर आपसे बोलूं कि यार T6 क्या है, T6 आपने निकाल लिया। अगर मैंने बोला T10 क्या है तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, ठीक है। एक नेचर भी आपको पता चल रहा है। अब सीरीज का मतलब क्या होता है? अब सीरीज का मतलब क्या होता है? तो सीरीज का मतलब क्या होता है कि ये एक जो सीक्वेंस है अगर हम इसको ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे आपस में तो हमको क्या मिल जाएगा? एक सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक सीरीज बोलेंगे। तो हमको इस चैप्टर में जो ट्रीट करना है वो हमको क्या करना है? वो हमको ट्रीट करना है इसे सीक्वेंस से,
और फिर हमको ट्रीट करना है सीरीज से। दैट्स व्हाई द चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज। अब ये सीक्वेंस का जो नेचर है ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, एडिशन ऑफ सीरीज सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। खैर आपको डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है बेटा, हम तो ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि ठीक है, सीक्वेंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर दे दिया, सीरीज जो एलिमेंट्स है उनको ऐड सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास सीरीज बन गया। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर, we are going to deal this kind of a sequence, not exactly this kind of a sequence, many different kinds of sequence which follow a particular nature like this। इस तरीके का कोई नेचर फॉलो करेगा, उन सीक्वेंस के साथ ट्रीट करना है और उनका सम निकालना है हमको। तो वो सीरीज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, बाहर से कुछ आवाज आ रही है, उसके बाद वापस से स्टार्ट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो एक आपको सीक्वेंस दे दिया है 5, 11, 29, 83। इस सीक्वेंस का मुझे ऐसा करो, एक तो नेक्स्ट टर्म बता दो, T5 और T6 निकाल के दे दो। सबसे पहले तो ये निकाल दो कि T5 क्या होगा और T6 क्या होगा। निकल गया क्या नेक्स्ट टर्म? क्लिक किया भैया किसी को? नहीं किया? जल्दी से चमकाओ, जल्दी से चमकाओ भैया। बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार, क्या बात। देखो भाई, मुझे तो ये दिख रहा है 3 की पावर 1 +2, 3 की पावर 2 +2, 3 की पावर 3 +2, 3 की पावर 4 +2। ये हो जाएंगे भाई साहब 3 की पावर 5 +2, और ये आ जाएंगे 3 की पावर 6 +2, राइट, विच इज 245। और ये कितना आ जाएगा? हाउ डू यू डू दिस? इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन बेटा, अपना दिमाग लगाया और कुछ नहीं, एक नेचर निकाला।
ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं आपसे पूछता टी एन क्या होगा, तो ये कॉन्सेप्ट मैं नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान देना। टी एन का मतलब क्या होता है? तो टी एन का मतलब होता है nth टर्म। क्या होता है? nth टर्म। एंड दैट n कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब n कैन बी इक्वल टू 1, n कैन बी इक्वल टू 2, n कैन बी इक्वल टू 3, n कैन बी इक्वल टू 4, और यू कैन से एनीथिंग। ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट इज आई विल गेट t1, मुझे t1 मिल जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? t2 मिल जाएगा भाई साहब। और अगर t3 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, तो आई विल गेट t3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये nth टर्म आ गई, n एक वेरिएबल आ गया। ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो क्या लिखूंगा मैं? t5 निकालनी थी, ध्यान देना, मुझे t5 निकालनी थी, मैंने 3 की पावर 5 प्लस 2 कर दिया। मेरे को t6 निकालनी थी, मैंने 3 की पावर 6 प्लस 2 लिख दिया। अरे भाई साहब tn निकालनी है तो क्या करूंगा? 3 रेस टू द पावर n प्लस 2 लिखूंगा। 3 रेस टू द पावर n प्लस 2 लिखूंगा, ताकि मैं अगर t1 निकाल रहा हूं, ध्यान देना है यहाँ, t1 निकाल रहा हूं, तो t1 निकालने में मुझे n की जगह क्या पुट करना पड़ा? 1 पुट करना। t2 निकालने के लिए मुझे क्या पुट करना पड़ा? 2 पुट करना पड़ा। t3 निकालने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा? 3 रेस टू द पावर 3 प्लस 2। अगर कोई बोलेगा इसका t100 निकाल दो, तो आप निकाल सकते हो, आप बोलोगे 3 की पावर 100 प्लस 2। तो ये जो यहाँ पे है, इस नेचर से इस सीक्वेंस को डिफाइन कर दिया है मैंने, कि भाई मेरी जो भी टर्म होगी वो जरूर इसको फॉलो करने वाली है। मेरी जो भी टर्म है वो इसको फॉलो करने वाली है, और इसको मैं बोलता हूं माय जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अब जनरल टर्म क्यों बोला है, इसका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। जनरल टर्म दोस्तों इसीलिए बोला है मैंने, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म ओनली, इसकी हेल्प से मैं इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकता हूं। बस मुझे क्या पुट करना है? सिर्फ एन की वैल्यू पुट करना है। बेटा अभी थोड़ा वेट तो कर दक्ष, आगे बढ़ेंगे तो ये पता चलेगा ना, अभी 2 मिनट 5 मिनट में थोड़ी पता चलता है ये चीज। ठीक है। तो ये एक जनरल टर्म हो गई, और जनरल टर्म का मतलब समझना, जनरल टर्म का मतलब क्या हो गया? जनरल टर्म का मतलब ये हो गया कि कोई भी टर्म उस सीक्वेंस की है वो इस नेचर को फॉलो करने वाली है। व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एन। अगर मुझे 200th टर्म निकालनी है तो एन की जगह 200 पुट कर लूंगा। तो जनरल टर्म वर्ड जो है ये बहुत ब्रॉड वर्ड है, यू कैन से नॉट ओनली इन सीक्वेंस एंड सीरीज। आप दूसरे भी चैप्टर्स पढ़ोगे तो जनरल टर्म का मतलब आपको किसी भी सीक्वेंस में या जनरल टर्म कहीं भी आपको मतलब क्या होगा कि उसकी हेल्प से आप उस सीक्वेंस की या उस सीरीज की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है। तो जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट नोट करो। राइट। अब ये कहां से मिला जनरल टर्म, कहां से मिलेगा आपको जनरल टर्म? तो भाई ये जनरल टर्म इस सीक्वेंस में तो मेरी ऑब्जर्वेशन से मिला। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस पर्टिकुलर नेचर, इस पर्टिकुलर नियम को फॉलो करना है। दिस इज जस्ट माय ऑब्जर्वेशन। सॉरी। चलो लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे। अब मान लो आपको किसी ने बोला कि यार ये ठीक है, चलो ये सब है अपनी जगह, एक सीक्वेंस आप ले लो।
आप एक सीक्वेंस ले लो जिसमें मैं आपको जनरल टर्म दे देता हूँ, nth टर्म की वैल्यू दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ n स्क्वायर इंटू n+1, और पूछूंगा यार वो सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म मेरे को लिख के दे दो, या मुझे फर्स्ट 5 टर्म लिख के दे दो, या फर्स्ट 3 टर्म लिख दो चलो, या मुझे एक सीक्वेंस मेंशन कर दो। तो आप क्या करोगे, आप T1 निकालोगे, T1 निकालोगे तो 1 स्क्वायर इंटू 1+1 आ जाएगा, T2 निकालोगे, T3 निकालोगे, या कुछ भी टर्म निकालनी है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n, जो भी सीक्वेंस निकालनी है आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलने वाला है, एक वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 2, 12, 36 एंड गवर्न बाय द लॉ विच इज दिस Tm. The sequence is governed by this law which is the, ठीक है। अब एक सीक्वेंस लो, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 ले लो, एंड An इज इक्वल टू An-1 प्लस An-2 when n is greater than 2। एक सीक्वेंस मुझे लिख के दो, ये एक सीक्वेंस मुझे दो, ये आपको नाम पता होगा शायद, किसी किसी को पता होगा, सबको नहीं भी पता होगा, तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। यस हाँ, यू आर करेक्ट, इट्स ए फिबोनाची सीक्वेंस। इट्स ए फिबोनाची सीक्वेंस जिसमें एक टर्म जो होती है वो पिछली वाली दो टर्म के एडिशन के बराबर होती है। एक टर्म जो है वो पिछले वाले दो टर्म, इसके पहले वाला और उसके भी पहले वाला के सीक्वेंस के बराबर होती है। चलो भैया हो गया। अब इसका मतलब ये समझना, n की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो जब n इज इक्वल टू 2 से बड़ा, n इज इक्वल टू 3 पुट किया, n इज इक्वल टू 4 पुट किया,
n इज इक्वल टू 5 पुट किया, तो आप एक नेचर देखोगे कि n इक्वल टू 3 जब पुट करोगे तो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1 आने वाला है। n इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो a4 इज इक्वल टू a3 प्लस a2 आने वाला है। a5 जब आप निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू a4 प्लस a3 एंड सो ऑन। तो आप ये नेचर देखोगे जो मैं बोल रहा था कि एक जो टर्म है वो पिछली दो टर्म के समेशन के बराबर है, और जिसमें पहली दो टर्म आपको दी हुई है, तो ये 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा 1 1 2 3 5 8 8 and 15 13 13 and 8 21 21 and 13 34 and so on। ये सीक्वेंस आपका बन जाएगा, and that is this is called the Fibonacci sequence। देखो nth टर्म जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। यहाँ पे इसने भाई साहब ने an से रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने यहाँ पे tn से किया था। जनरली ये दोनों ही यूज होते हैं। क्लियरिटी के लिए मैं जनरली कोशिश करता हूँ T1 T2 T3 Tn यूज करूँ ताकि वो हमको क्लियरिटी रहे, बट an bn कुछ भी कर सकते हो यार, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, आगे बढ़ रहा हूं। अब मान लो एक ये जो सीक्वेंस है 3, या फिर ये मतलब ये लो 2 5 8 11 14, ये एक सीक्वेंस है भाई। प्रीवियस स्लाइड जल्दी से कॉपी कर लो बेटा। अब ये जो सीक्वेंस आपके पास सामने लिखा हुआ है, इसका क्या नेचर है? तो इसका एक पर्टिकुलर नेचर ये आ रहा है भाई कि 2 में जब आपने +3 किया तो आपको 5 मिल गया। आपने 5 में +3 किया तो आपको 8 मिल गया। आपने 8 में +3 किया तो आपको 11 मिल गया, और 11 में +3 किया तो आपको मिल गया 14। अब अगर मैं पूछूंगा कि मुझे T6 निकाल के दे दो, तो आप करोगे 14 में 3 को ऐड कर दूंगा तो मुझे 17 मिल जाएगा। मैं बोलूंगा T7 निकाल के दे दो, तो T7 आप बोलोगे 17 में 3 ऐड करूंगा तो 20 मिल जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस आ गया जो एक पर्टिकुलर नेचर फॉलो कर रहा है। वो नेचर ये फॉलो कर रहा है कि उसकी पिछली वाली टर्म में अगर एक कांस्टेंट को ऐड कर रहे हो, अगर आप एक कांस्टेंट को ऐड कर रहे हो पिछले वाली टर्म में, तो आपको ये सीक्वेंस मिलता जा रहा है। और अगर इस टाइप का नेचर अगर किसी भी सीक्वेंस का होता है जिसके अंदर नेक्स्ट टर्म प्रेजेंट टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके मिलती है, नेक्स्ट टर्म एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके मिलती है, जैसे T6 में T6 टर्म जो T5 था उसमें एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके मिल रही है, दैट पर्टिकुलर नंबर इज 3 7 है,
तो 6th टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके मिल रही है, 8th में 7th टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर रही है, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। ये अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी टर्म मिल रही है आपके पास, मान लो अगर nth टर्म आपको निकालनी है, तो उसकी जो प्रीवियस वाली टर्म है Tn-1 में से आप वो नंबर 3 को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 चल रहा है। अगर आपको 100th टर्म निकालनी है तो आप 99th टर्म में आप 3 को ऐड कर दो, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। और अगर ये वाला नेचर अगर फॉलो हो रहा है, ये वाला नेचर अगर फॉलो हो रहा है, तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसको एक दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। इसको दूसरे तरीके से देखने का मतलब मेरा क्या है कि अगर मैं T2 में से T1 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मैं T3 में से T2 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मैं T4 को T3 में से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिलेगा, T5 माइनस T4 करूंगा तो कितना मिलेगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि भैया ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो तो आपके पास इस केस में 3 के बराबर ही मिलने वाली हैं, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि आप ये वाला जो नेचर मुझे शो कर रहे थे, अगर 3 को इधर लेके आऊंगा, Tn-1 को इधर लेके आऊंगा, इसी को अगर मैं केस यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, तो भाई Tn को इधर ही रहने देता हूँ और Tn-1 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज कांस्टेंट। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज कांस्टेंट, और भाई साहब वो जो डिफरेंस होता है, वो जो डिफरेंस होता है उसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, नाम दिया है कॉमन डिफरेंस। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखना, फाइनली Tn -Tn-1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है, टी आने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। आता हूं मैं, उस पर भी आता हूँ। तो कभी भी अगर आपको चेक करना पड़ता है ना कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एपी में है, तो वी नीड टू यूज दिस मेथड for checking purpose that the sequence is in AP or not. What we do is we use this कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, थर्ड में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिफ्थ में से फोर्थ को सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द सेम नंबर, देन दैट सीक्वेंस विल बी इन AP. So for checking purpose, checking of AP, we will going to use this particular way, ठीक है।
अब मान लो आपको फर्स्ट टर्म देके रखी हुई है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एन AP is A and the common difference is small d given to। तो आप जो सीक्वेंस लिखोगे या AP लिखोगे वो क्या आएगा, वो आएगा A में ऐड किया D, A में A+D में ऐड किया D, तो आप A+2D एंड सो ऑन, राइट। अगर इसकी मुझे nth टर्म निकालनी, एक सेकंड सिर्फ सब पहले ये लिख लें फिर मैं बताता हूँ। अगर मुझे इसकी nth टर्म निकालनी है, यहाँ पे मुझे सपोज इसकी nth टर्म निकालनी, तो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म, दिस इज माय थर्ड टर्म, दिस इज माय फोर्थ टर्म। तो यू कैन इजिली सी दैट कि भाई अगर फर्स्ट टर्म में डी के साथ में 0 है, सेकंड टर्म में डी है, थर्ड टर्म में 2D है, फोर्थ टर्म में 3D है, तो फिर nth टर्म में A+n-1 इंटू डी होगा। एंड दिस इज अवर जनरल टर्म कि जो nth टर्म होगी दैट इज A+n-1 इंटू डी। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप कौन से भी नंबर की टर्म निकाल सकते हो। एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। A can be anything, D can be anything, D can be positive, D can be negative। तो ये जो इसका पहले वाला सीक्वेंस था, इसकी अगर आपको nth टर्म निकालने की जरूरत पड़ रही है, एक सेकंड रुकना। चलो, अब अगर इसकी nth टर्म निकालने की जरूरत पड़ रही है तो इसकी nth टर्म क्या आएगी भाई साहब, बताओ तो जरा। इसकी nth टर्म आपके पास आएगी A+n-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 3। तो फाइनली दिस इज 3n-1 इज योर nth टर्म। अब इससे आपको जो भी टर्म निकालनी है यू कैन फाइंड आउट। अगर आपको निकालने की जरूरत पड़ रही है कि 100 टर्म निकाल के दे दो इसकी, तो आप बोलोगे 100 टर्म निकालने के लिए सर इसमें सिर्फ आपको n की जगह 100 पुट करना पड़ेगा। तो 299 सर आपकी इस सीक्वेंस की 100 टर्म होगी, या जो भी टर्म होगी वो आप इसको निकाल सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दिस वाज आवर फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर Tn ना। nth टर्म का फॉर्मूला यही हो गया।
अब मान लो आपको क्वेश्चंस, आई होप ये भी लिख लिया अब आपने। अब मान लो आपको कुछ भी क्वेश्चंस ये दे दिया, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे देखो सबसे पहले, और बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं। थोड़ा सा चैप्टर मैथमेटिकल, अगर हम अपनी देसी चीज पे आए कि भाई अब अपन को जेई के क्वेश्चन करना है, जेई करना है, तो अब अपन बात करेंगे। ठीक है, ये सब दुनिया अलग है, थ्योरेटिकल चल रही थी अभी तक तो ठीक है, अच्छी लग रही थी। क्वेश्चंस की वैरायटी इतने में भी कुछ भी आ सकती है बेटा, कोई लिमिट नहीं। सिर्फ ये टीएन का फॉर्मूला भी क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है कि जो शायद बहुत डिफिकल्ट हो एग्जाम। ठीक है, पर ठीक है, वो अपनी जगह है डिफिकल्टी लेवल। आपको एप्लीकेशन बेसिक तो आना ही चाहिए, जो अब अपन लोग करते हैं कि ठीक है थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं फॉर्मूले से, थोड़ा कैसे सोचना है उस पे आ जाते हैं। लिख लिया अभी आदित्य? जल्दी कर भाई। हम मान लो मैंने आपको T10 दे दिया और आपको मैंने दे दिया T17। मैंने बोला है T10 ऐसा करो, मेरे को ले लो आप 16 और T17 ले लो 11। अब जरा ऐसा करो, मुझे इसकी T100 निकाल के दे दो, या कुछ भी इस टाइप का इंफॉर्मेशन आप निकाल के दे दो। निकाल दोगे? या एक और सीक्वेंस 4 11, दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 18 दो क्वेश्चन है। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको T10 देके रखा हुआ है, बोल के रखा हुआ है यार अगर फर्स्ट टर्म में ए ले लेता हूँ तो A+15D की वैल्यू मुझे देके रखी है, और इसके में देके रखी हुई है A+6, एक सेकेंड 15 थोड़ी 9D, A+9D की वैल्यू मेरे को देके रखी है, और यहाँ पे A+16D कर लो आप इक्वेशन 1, और इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन 2, और दोनों को कर दो सब्सट्रैक्ट। सो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू, ए से कैंसिल हो जाएगा, -7D आपके पास बचेगा, एंड देयरफॉर D इज इक्वल टू आ जाएगा -5/7। मतलब साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया कि ए और डी की वैल्यू निकालो, T100 निकाल लो, और अगर डी -5/7 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू A+9 इंटू -5/7। सो देयरफॉर ए आपके पास आ जाएगा 16+9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7, जो भी आपके पास आएगा। एंड देयरफॉर जब आपको T100 टर्म निकालने की जरूरत है तो T100 टर्म आ जाएगी आपके पास फर्स्ट टर्म विच इज दिस प्लस 99, मतलब 99 भी नहीं लिखता हूँ यहाँ, 100 - 1 n-1 इंटू डी, डी की जगह कितना लिखोगे -5/7। अब जो भी आपका आंसर आ जाएगा ये उस सीक्वेंस की 100th टर्म हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही। A61 आ रहा है क्या? नहीं यार, एक नंबर, चलो ठीक है जो भी। तो कभी भी आप जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करोगे तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना बहुत कॉमन चीज रहेगा। ठीक है,
सेकेंड वाले क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे 11 माइनस 4 5, सॉरी 5 थोड़ी होता है, क्या कर रहा हूँ यार। 11 माइनस 4 7, 18 माइनस 11 7, 25 माइनस 18 7। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे जज कर सकते हैं कि भाई सीक्वेंस है एपी का। अब सीक्वेंस एपी का है, आपकी nth टर्म जो आएगी वो आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पे आ जाएगा 7, और मैं मान लेता हूँ ये वाली सपोज मेरे पास nth टर्म थी, n की वैल्यू निकालनी है मुझे। सो देयरफॉर 58 इज इक्वल टू 4 प्लस 7n माइनस 7। तो 7n की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 158 प्लस 3, n की वैल्यू आ जाएगी 161 बाय 7 2 3, n is equal to 23. So therefore 158 is 23rd term of the sequence. So total number of terms कितनी हो गई यहाँ पे? Till 1 it is 20. बहुत basic questions. Next is मान लो अगर एक सीक्वेंस है 19 18 1 by 4 17 1 by 2 16 3 by 4, number of first negative term, फर्स्ट नेगेटिव टर्म का आपको नंबर निकालना है। चलो लिख लो इसको जल्दी जल्दी से। सेवनटीन 1/2, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपको निकाल के देना। सेवनटीन 1/2, 18 1/4, 16 3/4, फर्स्ट टर्म इज 19।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज 19, सेकेंड टर्म इसकी क्या है भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, 73/4। नेक्स्ट कितना आएगा, 35/2। देखो अभी तो आपको पता है शायद ये एपी में है, शायद, वो भी पक्का नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मन से दिया था। बट अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको थोड़ी पता है ये एपी में है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाते रहना। आप देखोगे 19 माइनस 73/4, 35/2 माइनस 73/4, 67/2 माइनस 35/2। ये आप चेक करो, क्या ये कांस्टेंट आ रहा है, क्या ये कांस्टेंट आ रहा है। आई थिंक ये -3/4 आएगा, यहाँ से भी -3/4 ही आएगा, यहाँ से भी -3/4 ही आएगा, तो बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है। एंड देयरफॉर आवर डी इज -3/4, डिक्रीजिंग एपी है, डी नेगेटिव है, डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक एपी है, कॉमन डिफरेंस -3/4 के साथ। इसकी nth टर्म अगर मैं निकालता हूं तो मेरे को आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी विच इज -3/4। और भाई साहब ये चाहिए मेरे को नेगेटिव। अरे हाँ, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, सही है। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, फर्स्ट टर्म मुझे निकालना है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब ये टर्म मेरी होनी चाहिए लेस देन 0। और आपको ये समझ में भी आना चाहिए, थोड़ा सा सोचो आप, अगर वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, एक पर्टिकुलर नंबर को आप नंबर्स में से सब्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो पॉजिटिव अगर चल रहा है तो कभी ना कभी जाके उसको नेगेटिव होना है। एक नंबर के बाद सारी वैल्यूज नेगेटिव आने लग जाए। तो मैंने वही किया कि nth टर्म मैंने क्या किया, लेस देन 0 कर दिया। सो देयरफॉर मेरे पास ये आ जाएगा n-1 इंटू -3/4 लेस देन -19, और n-1 इंटू 3/4 is greater than 19, and therefore n-1 is greater than 19 into 4/3, और n must be greater than 19 into 4 कितना हो जाएगा, 76/3 प्लस 1। तो n must be greater than 76/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 पॉइंट समथिंग, राइट बोल, 15 नहीं सॉरी 25 पॉइंट समथिंग, 25.3 समथिंग मान लेते, प्लस 1। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 26.33 समथिंग। अब n तो इंटीजर ही होना चाहिए क्योंकि n तो टर्म का नंबर है। सो देयरफॉर जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी या n की वो वैल्यू जो पहली इंटीजर वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज n इज इक्वल टू 27। एक्चुअली n की वैल्यू 27, 28 जो भी आप लोगे इनफाइनाइट तक वो सारी आएगी, क्योंकि इस कंडीशन ने क्या दिया है कि n जो है मेरे पास वो 26 पॉइंट समथिंग मतलब 27 से स्टार्ट हो गए, जितनी भी इंटीजर वैल्यू है वो सारी इसको सेटिस्फाई करेगी। आपको 27th टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, tn इक्वल टू 0 लोगे तो आपको नहीं पता ना कि nth टर्म 0 आ रही है नहीं आ रही, हो सकता है 0 सीक्वेंस का पार्टी ना हो, तो क्या कर लो। बट ठीक है वो लॉजिक, ठीक है n की वैल्यू वहां से निकाल लोगे, डेसिमल में आएगी, बट उससे ज्यादा बेटर ये है। वो भी यही आएगी 26 पॉइंट समथिंग, एन इक्वल टू आएगा बस इसमें। मैंने जो लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन की साइन है वहां पे इक्वल टू चलता जाएगा आदित्य, राइट। बट उसमें मजा नहीं आएगा, मैं तुम्हें, मजा तो इसमें ही आएगा ना, लेस देन लिखेंगे तो उसका लॉजिक भी क्लियर रहेगा अपन। कॉन्सेप्ट सही याद है, तो वो भी सही बोल रहा है, तुम बोल रहा
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं nth टर्म पे, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। P+1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T(q+1). मतलब P+1th term of an AP is twice of the Q+1th term of the same AP. Then find 3P+1 अपॉन में T of P+Q+1। प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है। कितना आया? आ गया बेटा, किसी का आया? यस आदित्य, करेक्ट। तो यहाँ पे अपन को जो दे के रखा हुआ है वो बोल के रखा हुआ है A+P+1 - 1 × D इज इक्वल ट्वाइस ऑफ A+Q+1 - 1 × D। तो ये देखे रखा हुआ A+PD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ QD। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, कुछ तो मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं बाद में। यहाँ पे आपको निकालना है A+3P+1 - 1 × D डिवाइडेड बाय A+P+Q+1 - 1 × D।
तो हमको जो निकालना है वो है a प्लस 3pd डिवाइडेड बाय a प्लस p प्लस qd। अब हमको किससे किसको रिप्लेस करना है उसको निकाल लेते हैं। हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि a की वैल्यू निकालना हमारे लिए काम हो जाएगा। -2qd इज इक्वल टू a, राइट। a को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो pd माइनस 2qd प्लस 3pd डिवाइडेड बाय pd माइनस 2qd प्लस pd प्लस qd। तो यहाँ पे pd pd मिलके 4pd हो गए और -2qd हो गया, और नीचे pd और pd मिला के 2pd हो गया, -qd हो गया। ये qd और qd मिला के बस हो गया अपना काम। 2 कॉमन लोग न्यूमरेटर में से 2pd माइनस qd डिवाइडेड बाय 2pd माइनस qd, ये हो जाएगा कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ। तो मैंने क्या बोला था, पहले भी आपको बोला था कि मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, इसमें कोई नियम नहीं है कि यहाँ पे छोड़ना है कहाँ छोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, एक केस लाके छोड़ दिया था कि भैया ये रिलेशन मेरे पास प्रेजेंट, फिर मैंने ये निकाला कि मुझे निकालना क्या है, कि मुझे अब ये वाली चीज निकालनी। अब कैसे निकालूंगा, तो मेरे को ये समझ में आया यार, अगर ए को रिप्लेस कर दूंगा तो सब पीडी क्यूडी के फॉर्मेट में आ जाएगा, शायद वहां पे कैंसिल होके एक कांस्टेंट मिल जाएगी। तो मैंने ए को रिप्लेस कर दिया उसके अंदर, क्योंकि ए भी मैंने लिया है, डी भी मैंने ही अज्यूम किया, मुझे तो पी और क्यू ही गिवन है क्वेश्चन में से, राइट। तो मैंने ए भी मैंने अज्यूम किया था फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी भी मैंने अज्यूम किया था, तो आपको ए और डी दोनों को रिमूव करना था। मैंने ए को रिप्लेस किया, कैंसिल होकर मेरे पास 2 आ गया। तो प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन गिवन है लिख लो सिस्टमेटिक, जो निकालना है उसको लिख लो, थोड़ा सा मैनेज करो कि भाई कैसे निकाल सकते, निकल जाएगा। चलो हो गया, बढ़ जाऊं आगे। अब देखो, मान लो ये सीक्वेंस है A1, एक सीक्वेंस है आपके पास एपी का। अब मुझे जरा ये बताओ, A1 प्लस AN की वैल्यू क्या होगी, मतलब A1 प्लस AN की वैल्यू क्या होगी, बोलने का मतलब ये है
कि a1 की जगह a1 और an की जगह a1 प्लस n माइनस 1d लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ट्वाइस ऑफ a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट। सिमिलरली आप मुझे a2 प्लस an माइनस 1 की वैल्यू निकाल के बताओ। a3 प्लस an माइनस 2 की वैल्यू निकाल के बताओ जरा कितनी आ रही है a1 और d के टर्म, a1 और d के टर्म में निकाल के दिखाओ कि वैल्यू क्या आ रही है। चलो तो आप a2 प्लस an माइनस 1 निकालोगे तो a2 आपके पास आ जाएगा a1 प्लस b। करेक्ट। और an माइनस 1 आ जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 b। तो आप देखोगे तो ये 2a1 प्लस n माइनस 1d ही आ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये एक d है और यहाँ पे n माइनस 1d है तो एक कैंसिल हो जाएगा इस। ये आ जाएगा आपके पास a1 प्लस 2d प्लस a1 प्लस n माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपके पास ये 2d जो है ये माइनस 2d से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास a1 और a1 2a1 प्लस n माइनस 1d बचेगा। अरे इसमें कुछ चमका देख के आपको कि भाई ये और ये सब बराबर आ रहा है। सो देयरफॉर you can say that a1 plus an is equal to a2 plus an minus 1 is equal to a3 plus an minus 2 and so on। तो किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन इज इक्वल टू सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म तक का एडिशन इज इक्वल टू थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का एडिशन इज इक्वल टू फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म का एडिशन एंड सो ऑन। दिस इज अ प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी टर्म आप आगे से पिक कर रहे हो सेम नंबर की टर्म आप पीछे से पिक कर रहे हो, राइट। इफ यू आर पिकिंग 10th term from the starting and you are picking 10th term from the end, then the summation of these two is always equal to the sum of the first term and the last term of that sequence of that AP। ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है। So this is an important property।
इसको चलो एक दूसरे तरीके से भी मैं बताता हूँ आपको। एक तरीका है जिससे एक चीज सिखानी है, वो चीज भी आप सीख जाओगे, क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो, ठीक है, ये सबने लिख लिया बेटा? इसको लिख लो। ये प्रॉपर्टी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये यूज भी आती है, बिल्कुल आएगी। इसी चीज को देखने का दूसरा तरीका देखो। मुझे ये बताओ कि अगर मैंने सीक्वेंस अब ये ले लिया, ये ले लिया, तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? अगर मैंने एक सीक्वेंस जस्ट रिवर्स कर दिया, तो वो नए वाले रिवर्स सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? इसका कॉमन डिफरेंस था मेरे पास डी, राइट? ओरिजिनल का डी था, इसका भाई साहब माइनस डी आएगा। ये क्या आएगा? माइनस डी आएगा। ठीक है, अगर एक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस डी है तो उसका जस्ट रिवर्ट करोगे आप, जस्ट उल्टा सीक्वेंस लोगे तो उसका कॉमन डिफरेंस माइनस डी आएगा। बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब मान लो आपको ए एन माइनस थ्री निकालना है ना। ए एन माइनस थ्री जो है भाई साहब, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म, जरा बताओ? ए एन माइनस थ्री सीक्वेंस की कौन सी टर्म? फोर्थ टर्म है, इस वाली सीक्वेंस की फोर्थ टर्म। तो क्या मैं ये लिख दूं फर्स्ट टर्म प्लस फोर माइनस वन इंटू माइनस डी, राइट? तो ये क्या मैं इसको लिख दूं ए एन माइनस थ्री डी, ए एन माइनस थ्री डी लिख दूं? और जरा मुझे बताओ तो ए थ्री क्या था मेरे पास यहाँ पे ए थ्री, ए फोर, ए फोर मेरे पास, ए फोर ये वाले सीक्वेंस का मेरे पास था ए वन प्लस फोर माइनस वन डी, इस वाले सीक्वेंस से निकाला। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए फोर की जो वैल्यू थी मेरे पास ए वन प्लस थ्री डी। तो अब मैं क्या ये लिख सकता हूँ फाइनली कि मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा, ए फोर प्लस ए एन माइनस थ्री का इज इक्वल, अच्छा ए फोर इसकी फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है, और ए एन माइनस थ्री इसकी फोर्थ टर्म है, मतलब इस सीक्वेंस की पीछे से देखूंगा तो लास्ट फोर्थ टर्म। तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो लिखा हुआ है फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड का समेशन लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये थ्री डी कैंसिल होके आपके पास ए वन प्लस ए एन के बराबर ही आ जाएगा। भाई हमने यहाँ पे एक अलग तरीके से लिख के रखा हुआ है कि ए वन प्लस ए एन इज इक्वल टू ए टू प्लस ए एन माइनस वन इज इक्वल टू ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू। अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखता तो मेरे पास यही आती, ए फोर फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज ए एन माइनस थ्री। तो कभी भी आपको पीछे से अगर कोई टर्म निकालने की जरूरत पड़ रही है दोस्तों, तो आप ये वाला फंडा जो है ना वो यूज कर सकते हो। ये वाली चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि जो अब नया सीक्वेंस बनता है उसका कॉमन डिफरेंस आपके पास माइनस हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट एक और प्रूफ आप बोल सकते हो, बट जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि नहीं, एक सीक्वेंस को अगर आप सीधे तरीके से देख रहे हो, उल्टे तरीके से देखोगे तो डिफरेंस बस इतना ही आएगा कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो जस्ट नेगेटिव हो जाएगा ओरिजिनल।
हाँ, लेफ्ट एंड राइट पार्ट सेम है, सिर्फ करने का तरीका, सोचने का तरीका अलग। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक चीज सीखते हैं फिर नहीं। लिख लो इसको कल। यस, दक्ष सही बोल रहा है। ये वाला श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं, एक चीज सीखते हैं जिसको बोलते हैं एस एन। क्या बोलते हैं? एस एन। एस एन का मतलब क्या होता है? एस एन का मतलब ये होता है, किसी भी सीक्वेंस में T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल सम टिल nth रिटर्न। तो ये क्या है आपके पास? दिस एस एन। एक सेकंड, क्या हो रहा है? दिस एस एन इज व्हाट? दिस एस एन इज सम टिल, सम ऑफ बोल सकते हो, फर्स्ट एन टर्म, एन टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, नॉट ओनली एपी, बस किसी भी सीक्वेंस का अगर सम टिल एन टर्म्स निकालना है तो उसमें क्या निकालेंगे हम? उसको एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो एस एन इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल Tn, एंड दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब T1 T2 T3 Tn इज मस्ट बी इन एपी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ, बट डेफिनेटली अभी हम जो निकालेंगे एस एन, वो किसके लिए निकालेंगे? हम एपी के लिए ही निकालेंगे। तो अब अगर मैं एसएन में थोड़ा सा और कैलकुलेशन करूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। मैंने जस्ट ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और कुछ नहीं किया, और मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं भाई। और अब जब मैं ऐड करता हूं तो आप ध्यान देना, मैं इस टर्म को इसके साथ साथ में ऐड करके लिख देता हूं। मतलब मैं अब लिख देता हूं यहाँ पे T1 प्लस Tn, यहाँ पे ऐड किया। इस टर्म को इस टर्म के साथ लिख देता हूँ, एडिशन है लिख ही सकता हूँ, पेयर बना दी।
देखो अब आगे से ऐसी कभी भी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं यहाँ पे ही लिख दूंगा। कहाँ पे? यहाँ पे, कि ये T1 को Tn के साथ ऐड किया, T2 को Tn-1 के साथ ऐड किया, T3 को Tn। अब मुझे जरा बताओ ऐसे कितने पेयर बन गए? कितने पेयर बन गए? टोटल कितने पेयर बनेंगे ऐसे? टोटल n पेयर बनेंगे ना भाई। ये फर्स्ट टर्म इसके साथ पेयर बना लिया, सेकंड टर्म ने इसके साथ बना लिया, थर्ड टर्म होगी इसके आगे वाले के, फोर्थ टर्म इसके साथ, nth टर्म ये फर्स्ट टर्म के साथ। तो टोटल कितने पेयर होंगे? n पेयर होंगे। और ये सारे n पेयर का क्या समेशन सेम आएगा? राइट, ये तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये T1 प्लस Tn है, और T2 प्लस Tn-1 को T1 प्लस Tn लिख सकता हूँ, और इन सारे के सारे को मैं T1 प्लस Tn लिख सकता हूँ। और टोटल n थे तो मैं इसको n इंटू T1 प्लस Tn लिख सकता हूँ। और यहां से इस n की जो मेरी वाली वैल्यू आती है वो n/2 T1 प्लस Tn आती है, जिसको अब हम अपनी लैंग्वेज में जो लिखते हैं वो लिखते हैं Sn सम टिल n टर्म इज इक्वल टू n/2, मतलब टर्म का काउंट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस एल। a प्लस एल लिखते हैं भैया, है ना। a प्लस एल, ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा एपी सम टिल n टर्म का तो ये फॉर्मूला देखा होगा। इसमें ये जो l है दिस इज द nth टर्म। टोटल टर्म आपके पास n टर्म है एंड दिस इज माय फर्स्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला हो गया सम टिल nth टर्म का, कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल आप लिख सकते हो, अगर a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द nth टर्म। अगर आप लिखना चाहो तो T1 प्लस Tn भी लिख सकते हो। अब यहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहूं तो n/2 को तो n/2 रहने देता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूं तो n/2 लिख देता हूं। और जो देसी लैंग्वेज में T1 को हम जनरली a से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म a होता है। और nth टर्म क्या लिख सकता हूं मैं? nth टर्म के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 into d, and which will be finally changed to n/2, a और a मिलके 2a प्लस n-1d। तो ये Sn का एक और फॉर्मूला मेरे पास यहाँ से आ जाता है, जो बोलता है कि Sn की वैल्यू n/2 into twice of a प्लस n-1 into d भी होती है, जो ज्यादातर आप लोग यूज करते हो या ज्यादातर हमको देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी कम चाहिए रहती है, पहले वाले में लास्ट टर्म भी चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए। सेकेंड वाले फॉर्मूले में आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। पहले वाले में कॉमन डिफरेंस नहीं चाहिए। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं जो सम टिल n टर्म्स के हमको याद होने चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, रिवर्स भी करेगा सम सेम रहेगा। टर्म्स तो वही की वही रहेंगी ना बेटा, माइनस Sn क्यों आएगा? 1+2+3 लिख या 3+2+1 लिख, फर्क थोड़ी पड़ता है। रिवर्स करना इज नॉट ऑलवेज कि मैं नेगेटिव डाल दूं भाई। राइट, वी आर एडिंग द सेम एपी, 1+2+3 करूंगा
उसको 3+2+1 कर दिया है, ये किया है उसको। चलो बढ़ जाऊं आगे। क्या बोल रहा है भाई, समझ में नहीं आया तेरा क्वेश्चन क्या है। चलो आगे बढ़ता हूँ। एक तो इजी क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, फिर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। बेटा देखो, करने में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट हमारे पास नहीं है। मैंने ऐसा ही क्यों किया, वैसा क्यों किया, इसका तो आंसर जो है ये बहुत डिफिकल्ट है देना मेरे लिए। क्या होता है, जिससे इजीली हो गया वो मैंने कर दिया, सिंपल, मेरा रीजन ये। ठीक है, तो वो हो सकता है जो आप बोल रहे हो वो भी सही हो, वैसे भी हो जाएगा, मैं उस पर कभी डिनाई नहीं करूंगा। आप खुद सोच के देखो, निकाल के देखो, अगर निकाल सकते हो तो ज्यादा अच्छा है, सीखने को मिलेगा आपको, प्रैक्टिस भी हो जाएगी फॉर्मूले से। 147, इसमें सम जो है इस सीक्वेंस का, दैट इज 715। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको सम चाहिए, 715 नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो n/2 ट्वाइस ऑफ a n-1 इंटू टी। क्वाड्रेटिक बनेगी, और जल्दी से क्वाड्रेटिक आप मुझे सॉल्व करके दे। नहीं यार, बहुत ज्यादा आंसर आ गया जिसने भी मुझे अभी दिया है, इतना नहीं आना चाहिए श्रीयश। तो ये आ जाएगा 715, तो 2 × 715 इज इक्वल टू n इंटू 3n-1। 1430 is equal to 3n square minus n. So therefore
अब इसको भैया कर दो फैक्टराइज। आई थिंक 3n²। ये आना चाहिए। 3n कॉमन लूंगा तो n-22, 65 कॉमन लूंगा तो आई थिंक n-22। तो ये आ जाएगा आपके पास 3n + 65 इंटू n-22 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 22 आएगी और एक -65/3 आएगी। डजेंट मैटर, ये तो निग्लेक्ट ही करनी है, ये कंसिडर करनी है। n इज इक्वल टू 20। चलो बढ़ जाऊं आगे। बोलो क्या डाउट है। हाँ, इसको 2 को मैनेज कर दिया ना मैंने साथ में। ये +2 और -3 करके -1 लिख दिया मैंने यहाँ। याद थोड़ी रखना रहता है बेटा कोई भी क्वेश्चन। याद क्यों करना है वेदांत? क्वेश्चन याद थोड़ी करते हैं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, श्लोक समझ में आया क्या किया? हाँ, ये फॉर्मूले से निकाल लो, नहीं निकल रहा है तो फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूले से निकल जाएगा। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो तो हाँ, फॉर्मूले से निकाल लो। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। S1, S2, S3, SP are the sums of n terms of PAPs, of PAPs whose first terms are whose first terms are
1 2 3 till P, and common difference 1 3 5 7 and so on respectively. Then you have to prove that कि इन सब का summation is equal to NP into NP plus 1 by 2. That you need to find out. क्वेश्चन समझना सबसे पहले अच्छे से। यहाँ पे एक एपी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पी डिफरेंट एपीज हैं। यहाँ पे पी डिफरेंट एपीज, पी डिफरेंस एपीज की आपको फर्स्ट टर्म देके रखी हुई है, सम का वैल्यू देके रखा हुआ है, मतलब S1 S2 नाम देके रखे हुए हैं, फर्स्ट टर्म देके रखी, कॉमन डिफरेंस देके रखा हुआ है। चलो मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो वो कंफ्यूज हो गई। S1 जो है वो क्या है, S2 जो है वो क्या है, S3 जो है वो क्या है, टिल SP जो है वो क्या है। S1 है एक ऐसा एपी जिसकी फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1। मतलब जो एपी है वो कुछ इस टाइप का है, 1 कॉमन डिफरेंस 1 है तो सेकेंड टर्म 2 3 टिल n टर्म्स। S2 क्या है, S2 के बारे में बोला गया है कि द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। तो फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 3, तो कुछ ये वाली एपी बन। भाई साहब थर्ड जो देके रखा हुआ है S3, वो एक ऐसे एपी के एन टर्म का एडिशन है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है एंड कॉमन डिफरेंस 5 है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8 प्लस 13 एंड सो ऑन। और SP जो है, SP की फर्स्ट टर्म P है और कॉमन डिफरेंस जो भी होगा वो होगा, ठीक है, वो यहाँ पे निकाला नहीं हुआ, ठीक है। अब जब आप फॉर्मूला लगाओ, हाँ आप बना सकते हो, कॉलम भी बना सकते हो बिल्कुल। अब जब आप यहाँ पे निकालोगे तो भाई साहब इसकी वैल्यू आपको पता है, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। डी यहाँ पे कितना है, 1। इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। डी यहाँ पे कितना आएगा भाई साहब, 3। इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, n/2 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी, जो कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5। ऐसे निकालते जाओगे, जो लास्ट वाली सीक्वेंस आएगा SP का वैल्यू आ जाएगा n/2 2 इंटू P प्लस n-1 इंटू, मैं इसके कॉमन डिफरेंस को D नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे दे के नहीं रखा हुआ है तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैंने उसको कॉमन डिफरेंस को नाम दे दिया D के, भाई ये कॉमन डिफरेंस D में है, D। अब मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है भाई। क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब आप ये S1 S2 S3 टिल SP को ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे, तो क्या दोस्तों n/2 सब में कॉमन नजर आ रहा है क्या, कि भाई ओवरऑल n/2 कॉमन आ जाएगा क्या? तो मैं ये लिख दूं कि n/2 मेरे पास बाहर आ चुका है, राइट। अब
दूसरे में आप देखो, एक नेचर आप इसका देख लो, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into p, ये मिलेगा क्या? तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि भाई 2 कॉमन ले लेता हूं, 1 + 2 + 3 टिल p तक जाना है मुझे, चलेगा क्या? और भाई साहब लास्ट में यहाँ पे आप देखो, n-1, 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 और सब में यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ऐसे ही सीक्वेंस यहाँ तक चलता जाएगा डी आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि प्लस n-1 सब में से कॉमन, आई एम लेफ्ट विथ 1 + 3 + 5 + सो ऑन, कुछ इस तरीके का मेरा सीक्वेंस फाइनल एडिशन इन सब का आना चाहिए, है ना? क्लियरिटी से लिखने का खेल है बेटा। और अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये एक एपी का है, ये जो सीक्वेंस है ये भी एपी का है, दोनों एपी हैं विथ कॉमन डिफरेंस। कितना है इसका? 1। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस 2 यहाँ पे नजर भी आ रहा है, देखो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, जरा बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये बताओ आप लोग, तो ये मैं नहीं बता रहा। टर्म्स का काउंट कितना है? भाई साहब पी है, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल पी है, सही बोल रहे हो दोनों के अंदर। तो ये n/2 तो यहाँ लिख दूं एज इट इज, इसको 2 को भी रहने दूं एज इट इज। यहाँ पे क्या लिख दूं, p/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख देता हूँ यार, ठीक है? प्लस n-1, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स p हैं, तो p/2 इंटू 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स p है, तो p-1, p यहाँ पे 2, ये आएगा आपके पास फाइनल, ठीक है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। तो ये n/2 को तो बाहर ही रखता हूँ, इसको छेड़ना ही नहीं है मुझे। और इनफैक्ट यहाँ भी पूरा का पूरा एलसीएम यहाँ तो आने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ पे 2 को इस 2 से उड़ा देता हूँ, और इस 2 को इस 2 और इस 2 से उड़ा देता हूँ, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। डी होगा तो जरूरत ही नहीं है ना दक्ष। लास्ट टाइम आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डी है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पी है, तो क्या जरूरत है डी को लिखने की? तो ये आ जाएगा p+p² प्लस ये आ जाएगा n-1 इंटू p²। कैसे आ जाएगा भाई साहब? तो थोड़ा सा नजर डालना अच्छे से। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो 1 बचा है यहाँ पे, ये और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो p बचेगा सिर्फ। कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। तो n/2 p प्लस p² प्लस np² माइनस p² आ जाएगा, p² से p² कैंसिल, n/2 p कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 + np। यही तो प्रूव करना था। क्लियर? बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, सॉल्व अच्छे से करना है बेटा। बोलो सर, तो सेकंड एपी में लास्ट टर्म डी होगा, लेकिन दैट उसका टर्म क्या इज द फर्क पी। पड़ेगा? दैट टर्म इज नॉट द p, No, that term that is the pth term, but the p है value of the टर्म pth तो, term is d. हाँ वो मैंने अज्यूम किया, बट मेरे अच्छा, को उसकी ओके जरूरत ही नहीं है इनफैक्ट। ओके सर। तो देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, बट अच्छे से सॉल्व करोगे ना सिस्टमेटिक, तो क्वेश्चन हो जाता है।
मतलब थोड़ा समझने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट एक एक ऑब्जर्वेशन आप देखो सिर्फ कि किस तरीके से मैंने कॉमन लिया, किस तरीके से मैंने उसको वॉच किया जो लिखा हुआ था मेरे पास, वो करना जरूरी है आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। बाकी बेसिक कैलकुलेशन है, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा मैथ ज्यादा इन्वॉल्व होगा, टिपिकल सॉल्विंग है, तो फॉर्मूले दो ही हैं, क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। चलो विद दिस नोट आई विल एंड द लेक्चर। होमवर्क अभी एपी के लिए कुछ भी नहीं है, एक क्लास और लूंगा, कुछ कराऊंगा, उसके बाद कुछ बोलूंगा करने के लिए।